हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। है ना। आज जो है हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कर्मवीर, जो कि एक कविता है और इसके जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। है ना। और आप लोगों ने दोनों टेस्ट जो है अब तक तो कर चुके होंगे, नहीं भी करे होंगे तो अपना समय निकाल के कुछ नहीं तो और सरल में कर लीजिए कि जो क्वेश्चन हमने दिए हैं उसी को तैयार कर लीजिए और उसको लिख के देख लीजिए और अच्छे से लिखिए और हमको सेंड भी कर दीजिए, तो टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा और तैयारी की तैयारी हो जाएगी अपनी। है ना। अब आगे हम आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। है ना। कर्मवीर कविता पढ़ने से पहले हम इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय जी क्या है, द्विवेदी युग के कवि हैं। हमने गद्य की विधाएं पढ़े थे, उसमें निबंध पढ़े थे, तो निबंध के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़े थे। तो जिसमें जो सेकंड नंबर का था द्विवेदी युग, तो उसी के अंतर्गत कवि में कौन आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और कौन आता है बताइए आप लोग, नहीं यार, हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने पाठ पढ़े हैं पाठ 4 मेरी जीवन रेखा। इसके जो लेखक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो भी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं उसके साथ साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं और कौन आता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी भी आते हैं। तो इसलिए इनको कहा गया कि द्विवेदी युगीन हरिऔध जी। इनका जन्म जो हुआ था वो 1865 में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। है ना। सबसे पहले आपको कॉपी में क्या नोट करना है, जीवन परिचय, वो भी जो उनमें से ऐसे क्वेश्चन तैयार करना है आपको, जन्म, मृत्यु, रचनाएं, है ना। और बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको कॉपी में नोट करना है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएंगे, तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से लिखते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे ही और आपसे वो बनेंगे। है ना। तो आपकी स्कोरिंग ज़्यादा होने लगेगी। है ना। अब देखिए, सेकंड में इनकी मृत्यु जो 1945 में हुई थी और रचनाएं, ये 3 जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आपको बताया। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चौखे चौबदे, चुपदे चौबदे, रस कलश, ये क्या है, आपकी रचनाएं। अब हम आपको जीवन परिचय बुक से कौन से नंबर का पेज, 13 नंबर का पेज निकाल लीजिए और देखते जाइए। देखिए, द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जब ये 5 साल के थे तो इन्होंने सबसे पहले कौन सी भाषा पढ़ी, फारसी भाषा पढ़ी। इनकी वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। इसके बाद फारसी पढ़ने के बाद ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। है ना। और फिर तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से इनको बीच में ही अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय यानी अपने ही द्वारा घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त के लिए, अपने से करते हैं ना अपन कोशिश कि अपन दूसरे अपने को कितना भी अच्छा पढ़ा लें, लेकिन जब तक हम आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। है ना। आगे देखिए, काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया, यानी बिना पैसा लिए ये क्या करते थे, वहाँ पर पढ़ाते थे। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर देख लीजिए कि द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 में निजामाबाद जिला आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किससे हुई, फारसी से, जब ये 5 वर्ष के थे। उसके बाद ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा यानी अपने खुद के अध्ययन के द्वारा कौन कौन सी पढ़ाई की, अंग्रेजी मतलब हिंदी पढ़ा, संस्कृत अपने से पढ़े, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षक के पद पर कार्य किया। और वो भी कैसे कार्य किया, अवैतनिक यानी बिना वेतन के कार्य किया और 1945 में आपकी जो है मृत्यु हो गई। आगे देखिए, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ ये क्या है, गद्य के भी लेखक है, गद्य के पाठ भी लिखते हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य के पाठ लिखे ना, आत्मकथा वगैरह, वैसे ये भी लिखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, चुभदे चौबदे, चौखे चौबदे और रस कलश। है ना। अधकिला फूल और ठेठ, हिंदी का ठाठ क्या है, इनके उपन्यास, पहले ही बताया गया है कि ये गद्य भी लिखते हैं। तो ये देखो उपन्यास लिखे इन्होंने, रुक्मणी परिणय, ये नाटक लिखे। ऐसा ही नाम दे सकता है कि हिंदी का अधकिला फूल और ठेठ, हिंदी का ठाठ, ये उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखित है,
हरिऔध जी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा। तो अपन ने अगर पढ़े हैं जीवन परिचय अच्छे से तो अपन काय में टिक करेंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा। आगे देखिए, मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण रस कलश में मिलता है। ब्रज भाषा में रचना करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में भी आए। ब्रज भाषा तो प्रयोग करते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि द्विवेदी युग के कवि लेखक हैं, तो उनके संपर्क में आने के कारण इन्होंने खड़ी भाषा का भी प्रयोग किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। विविधता अलग अलग प्रकार के विषय ये लिखते थे, है ना, एक ही विषय पर नहीं लिखते थे। यही कारण है कि इनकी काव्य परिधि में भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं, है ना, यानी बोला गया कि अलग अलग बिंदु जो है इसमें प्रभावित हो सके हैं, है ना। तो अब अपन ने जीवन परिचय पढ़ लिए। जीवन परिचय में आप लोग समझ ही गए होंगे, इतने दिन से हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं 9th में 10th में। तो जीवन परिचय में क्या क्या लिखना चाहिए और कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन बनाइए, मतलब कि उसके बारे में लिखते जाइए। तो यहाँ जो है आपका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब केंद्रीय भाव हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि कर्मवीर मतलब क्या होता है, जीवन में कर्म करने के वैभव का निर्देशन कराया गया है। यहाँ पर उनकी दृष्टि में संचार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं, जो कर्मवीर होते हैं वो बाधाएं से डरते नहीं है। एक बार कर्म को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास करते हैं। जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता तो वो उसको छोड़ते नहीं है। काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं है। अगर कठिन भी काम है तो उसको देखकर घबराते नहीं है। उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती है ना, जो भी परेशानी आती है तो दूर हो जाती है, क्योंकि वो कैसे हैं, कर्मठ हैं। केवल कल्पना जीव और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो सकते कि हम भाग्य के भरोसे हैं, किस्मत में जो होगा देखा जाएगा, अगर और कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा सोचने वाले कुछ नहीं कर पाते। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। पिछले बार की जो एग्जाम है उसमें यह वाला प्रश्न दिया था कि कर्मवीर कविता में कौन सा गुण है, तो ये बच्चों को मालूम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, तो हमको क्या मालूम रहेगा। इसलिए पूरी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। सारांश हम एक बार आपको फिर बताएंगे। यहाँ पर कर्मवीर पाठ का नाम ही क्या है, कर्मवीर मतलब कर्म करने वाले, कर्मठ व्यक्ति ही भारत देश में कवि बताना चाह रहे हैं कि होना चाहिए। अगर कर्मठ नहीं है तो सब काम क्या है उनके अधूरे हैं। और जो विपत्ति को, बाधाओं को देखकर जो अपना पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे लोग व्यक्तियों को कर्मवीर नहीं कहा जा सकता। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं समाप्त कर रहे हैं। उससे पहले आपको जीवन परिचय में क्या क्या लिखना ये बता दिए, और ये जो पाठ है पद्यांश का अर्थ वो हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।